नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, उनका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाई की जाती है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। बहरहाल नाज़रीन, हमने जो सिलसिला शुरू किया है, आपको बता दें कि चाँद की तारीख़ से आपको रोज़ हम वाकिफ़ भी कराते हैं। आज 25 मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी है। तो बहरहाल हदीस मुबारक आपको सुनाते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फितनों से अलहदा होकर अपने घर में बैठ जाए और लोगों की ग़ीबत ना करे तो अल्लाह ताला उसका ज़ामिन है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये हदीस मुबारक रही है और हमें उम्मीद है कि आप लोग बड़े यानी शौक़ से हदीस मुबारक सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाए और आपकी हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको एक अहम ख़बर की तरफ लिए चलते हैं। आज की जो ख़ास खबर है, आपको बता दूँ कि हैदराबाद से मुत्तसिल जो ज़िले रंगारेड्डी है, वहाँ पर एक ऐसी वारदात पेश आई जिसमें एक शख्स ने, जिसकी उम्र 28 साल बताई जाती है, अपने ही ख़ानदान के 6 अरकान का कत्ल कर दिया। और ये ख़तरनाक वाक़या जो है आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। तो बहरहाल पुलिस परेशान है और आवाम हैरान है और आवाम एहतजाज भी कर रही है और पुलिस पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि उस कातिल के ख़िलाफ़ पहले भी कई मरतबा शिकायत का इंदराज किया गया था, शिकायत दर्ज करवाई गई थी, पुलिस से दरख्वास्त की गई थी कि उस पर नज़र रखें, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ पाक्सो के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था और उससे हो सकता है कि इंतकामी कार्रवाई के तहत, इंतकामी जज्बे के तहत ये कार्रवाई की हो। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उस कातिल की, मुबैना कातिल की जो शिनाख्त की गई है, पुलिस ने राजकुमार की हैसियत से शिनाख्त की है। और ये बता दें कि ये वाक़या देवलागुड़ा विलेज शाहबाद मंडल ज़िले रंगारेड्डी में पेश आया है और आज यानी हफ्ते की सुबह ये वाक़या पेश आया है। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि राजकुमार ने इंतखाबी जज्बे के तहत ये कार्रवाई की हो, क्योंकि उसने तो पहले तो अपनी बीवी का कत्ल किया जिसकी उम्र 30 साल बताई गई है। उसके 2 कमसीन बच्चों, यानी आप शेरखार ही कह सकते हैं, एक बच्चे की उम्र 3 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 2 साल है, उनका कत्ल किया। और एक 17 साल लड़की जिसके ख़िलाफ़, जिसने राजकुमार के ख़िलाफ़ पाक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, उसे भी कत्ल कर दिया, उसकी माँ का भी कत्ल कर दिया, उसकी नानी का भी कत्ल कर दिया। यानी जुमला 6 लोगों का इसने कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद अपने माँ बाप के घर फ़ोन करते हुए उसने इत्तला दी कि मैंने इन 6 लोगों का कत्ल कर दिया है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि पुलिस को फिर अलर्ट किया गया, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं, पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होते हैं बहुत ही भयानक होती हैं, इंसानियत से गिरी हुई होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो वाक़या है इंतहाई ख़तरनाक है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि इस तरह के वाक़यात माशरे के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया होते हैं। अब एक और ख़बर की जानिब नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि तेलंगाना हज कमेटी से मुताल्लिक़ है। तेलंगाना हज कमेटी ने हाजियों को जो फ्यूल फ़ी के तौर पर 10,000 रुपये वसूल किए गए थे, उसे वापस करने का ऐलान किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि इससे तेलंगाना के हाजियों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और हाजियों ने 10,000 रुपये का जो सरचार्ज अदा किया था वो वापस हो जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि मरकज़ी हज कमेटी ने ये फ़ीस आयद की थी, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इसे वापस करने का फ़ैसला किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस सिलसिले में जो हज कमेटी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बियावानी, उन्होंने ये ऐलान किया है। तो नाज़रीन, ये भी एक ख़बर रही है। और दूसरी अहम ख़बर हैदरा से मुताल्लिक़ है। हैदरा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर भी सरकारी अराज़ियात है, ख़ास तौर पर जो कीमती सरकारी अराज़ियात है, उन अराज़ियात को वो हासिल करते हुए उन वहाँ पर जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उन्हें बर्खास्त करते हुए हैदरा एक अच्छा काम कर रही है। ये चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दावा करते हैं और हैदरा के कमिश्नर भी यही दावा करते हैं। तो बहरहाल अब हैदरा यानी हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन
पीवन एजेंसी ने ये ऐलान कर दिया है कि पेट बशीराबाद जैसे इलाके में उसने 100 करोड़ रुपए मालियती अराजी पर जो कब्जा था उसे बर्खास्त कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की आमदनी में इजाफा ही हो रहा है। लेकिन अपोजिशन जमातें हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कर्ज हासिल कर लिया है और रियासत कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। हालिया अर्से के दौरान आपने देखा है कि 3 वज़रा जिसमें मोहम्मद अज़हरुद्दीन भी शामिल थे और उर्दू पे भी शामिल थे और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने BRS कायदीन ख़ास तौर पर हरीश राव को चैलेंज किया था कि वो रियासती कर्ज के बारे में गन पार्क पहुँचे यानी यादगार शहीदां पहुँचे और उनसे बहस करें या मुबाहस करें। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही हरीश राव वगैरह तेलंगाना भवन से बाहर निकले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि पूनम बकर, अज़हरुद्दीन और पीर श्रीनिवास जो हमारे रियासती वज़रा है वो गन पार्क पहुँच चुके थे। लेकिन आपने देखा है कि हरीश राव नहीं आए, लेकिन हरीश राव का दावा है कि उन्हें पुलिस के ज़रिए रुकवाया गया है। तो नाज़रीन ये भी एक अहम खबर रही थी जिसे हमने आपके सामने पेश की है। और आपको बताते हैं कि जहाँ तक एक फ़िल्म आई है सतलुज ये फ़िल्म है पंजाब में जब अलहदगी पसंदी की तहरीक अपने नुक्ते उरूज पर थी, उस वक्त अलहदा खालिस्तान के हामी होने के शुबे में बेशुमार नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था। सिख नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था। ये सिख तंजीमें इल्ज़ाम आयद करती हैं और ये कहा जाता है कि उन लापता नौजवानों का पता उस वक्त चला जब वो एक यानी मैयत में तब्दील हो गई, यानी उनकी डेथ हो गई। तो बहरहाल कई ऐसे नौजवानों की लाशें मिली जिन्हें मार कर नालों में, कुंटों में या तालाबों में फेंक दिया गया है, जंगलात में फेंक दिया गया है, खेतों में फेंक दिया गया था। यानी रहे ना बांस रहे ना बजे बांसुरी ना ये के मज़दाक। आपको बता दूं कि बेशुमार नौजवानों का इस तरह कत्ल किया गया। सिख तंजीमों ने इन कत्लों के लिए यानी निफाज कानून की जो एजेंसियाँ हैं उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया था, पुलिस को ज़िम्मेदार करार दिया था। तो बहरहाल उन वाक़यात पर एक फ़िल्म बनाई गई है सतलुज। आपको बता दूं कि ZEE5 पर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से दिखाया जा रहा था और आपको बता दूं कि जैसे 1 या 2 दिन ये फ़िल्म दिखाई गई, उसके बाद हो सकता है कि हुकूमत की ईमा पर ये फ़िल्म रोक दी गई, इसकी नुमाइश रोक दी गई। लेकिन हम सलाम करते हैं सिख ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्होंने बड़ी खुददारी का मुजाहरा करते हुए, बड़ी बेबाकी, बड़ी बेलागी का मुजाहरा करते हुए, बेलाग यानी तबसरा भी करते हैं लोग सिख। तो बहरहाल बेबाक और बेखौफ होकर इन्होंने खुद सतलुज फिल्म की मुख्तलिफ गुरुद्वारों में और सिख ऑर्गेनाइजेशन में नुमाइश का फ़ैसला किया है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि हैदराबाद के गुरुद्वारा साहब अमीरपेट में सतलुज कल दिखाई जाएगी और 3:30 पर। पहले तो ये कहा गया कि 3:20 पर इस फिल्म की नुमाइश होगी और रिफ्रेशमेंट भी मुफ्त होगा। तो बहरहाल अब OTT पर आप दिखाएं या नहीं दिखाएं, सिख ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इसकी कोई परवाह नहीं है। वो अपने तौर पर गुरुद्वारों में इस फिल्म की नुमाइश का एहतमाम कर रहे हैं और सिख गुरुद्वारा जो अमीरपेट में गुरुद्वारा साहब है वहाँ के जो लंगर हाल है उसमें ये फिल्म की नुमाइश की जा रही है। कल यानी 12 जुलाई को पब्लिक स्क्रीनिंग हो रही है और आपको ये बता दूं कि 3:30 पर ये फिल्म की नुमाइश शुरू होगी और लंगर हाल में ये फिल्म दिखाई जा रही है और रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया गया है, आप वहाँ जा सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली और जम्मू जो है वहाँ के सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फिल्म की नुमाइश का एहतमाम अपने तौर पर करने का फ़ैसला किया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सिख किस कदर मुनज़्ज़म और किस कदर मुत्तहिद हैं। और अहम बात यह है कि मुसलमान लाख मज़ालिम के बावजूद, लाख जुल्म जबर के बावजूद, शरीयत में मदाखलत की कोशिशों के बावजूद बिखरे हुए हैं, उनका शीराज़ा बिखरा हुआ है। और कई सिखों ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हम तो 1 या 2% हैं और आप लोग जो है 18% से ज़ायद यानी 18 करोड़ से ज़ायद आपकी आबादी है, जबकि मेरे ख्याल में मुसलमानों की जो हिंदुस्तान में आबादी है वो 30 करोड़ से ज़ायद है। उसके बावजूद भी इस कदर डर, इस कदर खौफ, इस कदर कमज़ोरी, इस कदर बुज़दिली जो है वो इंसान को कहीं का नहीं रखती। तो बहरहाल सिखों का जो जज्बा है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए और तमाम अक़लियतों
के लिए, ईसाइयों के लिए भी एक सबक है, एक दर्स है और उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हुकूमत हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स हो, उन्होंने ये ये सतलुज फिल्म बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह सिखों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और यानी खुददारी का मुजाहरा करते हुए इन फिल्मों को खुद दिखाने का फ़ैसला किया है। और आपको ये बता दें कि इसमें एक ऐसे किरदार को पेश किया गया जिसे अगवा किया जाता है और फिर लापता बताया जाता है और फिर उसे शदीद ज़द-ओ-कोब करके शहीद कर दिया जाता है, अमर कर दिया जाता है और एक खेत में उसकी या तालाब में उसकी लाश फेंक दी जाती है। उसी नौजवान की कहानी के अतराफ ये सतलुज फिल्म फिरती है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि सिखों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो फिल्में बनती है तो ख़ुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उन फिल्मों को देखने की आवाम से अपील करते हैं। कश्मीर फैज़ इंतहाई बेहुदा कॉन्सेप्ट और अब झूठ पर मबनी फिल्म, बेबुनियाद बातों पर बनाई गई जो फिल्म है, उस फिल्म को मोदी हुकूमत ने ना सिर्फ टैक्स फ्री कर दिया था, जबकि आपको बता दूं कि मोदी जी ने ये अपील भी कर दी थी सरकारी मुलाजिमीन से, पुलिस वालों से कि भाई आपको ये फिल्म देखने के लिए आधे दिन की रुख्सत दी जाएगी, बराए मेहरबानी इस फिल्म को देखिए। तो यानी बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कश्मीर फैज़ जो झूठ पर मबनी थी उस फिल्म की नुमाइश की गई, उसे टैक्स फ्री किया गया। फिर उसके बाद अक़लियतों के खिलाफ एक और फिल्म बनाई गई और वो थी द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में भी झूठी बातें बयान की गई और उसके बारे में भी बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने बहुत ज़्यादा जोश व खरोश दिखाया। और शर्म की बात यह है कि अब सतलुज बन रही है, फिल्म बनी है, तो उसको दिखाने से गुरेज किया जा रहा है क्योंकि उसमें हकीकत दिखाई गई है, झूठ नहीं दिखाई गई है, प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। तो ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल 12 जुलाई को हैदराबाद के अमीर पेट में गुरुद्वारा साहब में इस फिल्म की नुमाइश की जा रही है, मुफ्त नुमाइश की जा रही है, आप भी देख सकते हैं और इवन रिफ्रेशमेंट का भी हमारे सिख भाइयों ने मुफ्त इंतज़ाम किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपने मतलब की अगर फिल्म होती है, प्रोपेगेंडा फिल्म होती है और उससे उनको सियासी फ़ायदा हासिल होता है तो वो उन फिल्मों को बताने की इजाज़त देते हैं, ना सिर्फ बताने की इजाज़त देते हैं बल्कि बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में उन फिल्मों पर टैक्स माफ़ कर दिया जाता है, तफरीही टैक्स जो होता है वो माफ़ कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी तो आपको बता दूं कि अपील भी कर देते हैं कि भाई आप लोग जाइए, फिल्म देखिए, आधे दिन की छुट्टी दी जा रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो जिस तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, यकीन मानिए कि सबके विकास की बात करें, सबको विकास करवाएं, यही हिंदुस्तान की तरक्की है। हमारा मुल्क कोई मामूली मुल्क नहीं है, एक अजीमुशान मुल्क है। हिंदुस्तान वो अजीम तहजीब है जिसने दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाई, इसमें कोई शक नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़ीरो, आप 1 2 3 जो गिनती होती है या फिर डिजिट्स होते हैं, उसमें ज़ीरो का जो है मैथमेटिक्स में हिंदुस्तानियों ने कैसे नाकारहाय नुमाए अंजाम दिए हैं। ये फ़िरक़ापरस्त दरिंदों को, कम्युनल फोर्सेस को हिंदुस्तान की तारीख़ नहीं मालूम, आर्यभट्ट की तारीख़ से ये वाकिफ़ नहीं है, हिंदुस्तान में सेटेलाइट के फ़रोग़ से ये वाकिफ़ नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान ने चाँद पर कुमंद डाल दिए, लेकिन आज भी हम मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने में लगे हुए हैं, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। तो ये गलत बात है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें भांत भांत के फूल वहाँ पर पाए जाते हैं। ये है हिंदुस्तान, ये खुशबूदार हिंदुस्तान है और इसको ताफुन ज़दा मुल्क में तब्दील किया जा रहा है, फ़िरक़ा परस्ती के ताफुन में मुब्तला किया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप याद रखिए, अगर जहाँ पर अक़लियतों के साथ तासुब बढ़ता जाता है, जानिबदारी बढ़ती जाती है, उनके साथ इम्तियाज़ी रवैया इख्तियार किया जाता है और उनके खिलाफ फ़ैसले आते हैं, तो समझिए कि वो तबाही और बर्बादी की तरफ वो मुल्क रवां दवा हो जाता है। अब पाकिस्तान की मिसाल लीजिए, पाकिस्तान में जिस अंदाज में तबाही हुई है, ख़ास तौर पर जो मजहबी बुनियाद परस्ती में इजाफा हुआ, वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुआ है और आज वो किसी भी तरह हिंदुस्तान के सामने ठहर नहीं सकता। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर वो एक साजिश के तौर पर अपना इमेज बना रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे सामने वो ठहर नहीं सकता। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को, यानी कुदरत ने हिंदुस्तान को किस तरह कुदरती हुस्न से नवाजा है। यहाँ पर आप देखेंगे वसी व अरीज़ मैदान, जंगलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, पहाड़, बुलंद व बाला पहाड़ और बाग व बहार, हर तरफ आप देखेंगे कि सरसब्ज़ व शादाबी, यही है मेरा मुल्क। और इसी बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बहरहाल हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए आपको बता दूँ कि ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहिए जिससे अक़लियतों को निशाना बनाया जा सके या झूठ का इस्तेमाल किया जा सके।
सके या प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जा सके और सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की खिदमत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बदखिदमती है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक दिल्ली, यूपी और बिहार से है और महकमे मौसमियात ने ये हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि वहाँ पर शदीद बारिश होगी और यहाँ तक कह दिया गया है कि उत्तराखंड में तो सैलाब का ज़बरदस्त खतरा पाया जाता है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि महकमे मौसमियात ने हिंदुस्तान के जिन रियासतों, ख़ास तौर पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मगरबी बंगाल और शुमाली मशरक़ी रियासतों में अगले कई दिनों तक शदीद व तूफ़ानी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है और कहा है कि ये शदीद बारिश का सिलसिला कई दिन तक जारी रह सकता है। वैसे भी नाज़रीन, हमारी रियासत तेलंगाना में भी बारिश की पेशकशी की जा रही है, लेकिन बारिश कुछ देर होती है और फिर रुक जाती है। हालांकि लोग शदीद पानी की किल्लत का शिकार हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुराना शहर हो या नया शहर हो, वहाँ पर टैंकर्स के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों में पानी सरबराह किया जा रहा है और पानी सरबराह करने पर मजबूर हैं। ये एक खबर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक अहम खबर है और आपको बता दें कि इस खबर का ताल्लुक SIR से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपोजिशन जमातों ने बीजेपी हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इशारों पर नाच रहा है और बीजेपी SIR को हथियार के तौर पर यानी अपोजिशन जमातों और अपोजिशन ज़ेर इख्तियार रियासतों में SIR को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल 66 लाख लोगों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से SIR के बहाने निकाल दिए गए। इसी तरह अगर आप बात करते हैं तो 91 लाख लोगों के नाम मगरबी बंगाल में, जहां पर 3 मियादों से ममता बनर्जी की हुकूमत थी, उसे उखाड़ फेंकने के लिए आपको बता दूं कि तकरीबन 91 लाख वोटरों के नाम यानी राय दहिंदों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से निकाल दिए गए। और आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं उनके सामने उनसे कम अज़ कम 34 लाख वोटर्स रुजू हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 महीने गुजरने के बावजूद भी उनके मुकदमात की समाअत जो है वो शुरू नहीं हुई। तो बहरहाल वहाँ पर भी बीजेपी ने इक़्तिदार हासिल कर लिया। तो बीजेपी SIR को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राहुल गांधी कहते हैं, अपोजिशन जमातें कहते हैं, इवन आपको बता दूँ कि 23 अपोजिशन जमातों ने एक मकतूब सदर जमहूरिया को भी लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम भी लिखा है और उनसे अपील की है कि बराए मेहरबानी जमहूरियत को बचा लें। हिंदुस्तान में जमहूरियत को खतरा है और इस खतरा पैदा करने वाली पार्टी का नाम है बीजेपी। तो बहरहाल नाज़रीन, तेलंगाना में आप चलते हैं। तेलंगाना में 25 जून से SIR का आगाज़ हो गया है, SIR के अमल का आगाज़ हो गया है। 24 जुलाई तक ये SIR का अमल जारी रहेगा। और आपको बता दूं कि अब एक मीट दी प्रेस यानी सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम का सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में इनेकाद अमल में आया, जिसमें आपको बता दूं कि तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने खिताब किया। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में तकरीबन 89 लाख ऐसे वोटरों की निशानदेही की है जिन्हें नोटिस दी जाएगी क्योंकि उनके नाम में गलती है, उनके पते में गलती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए इस तरह के बहानों के ज़रिए अब यहाँ भी जहाँ 4 करोड़ के करीब आबादी हमारी है और यहाँ 89 लाख यानी 90 लाख जो है 90 लाख लोगों के नाम अगर हज़फ कर दिए जाएंगे तो फिर फ़ायदा किसका होगा? क्या कांग्रेस का फ़ायदा होगा या बीजेपी का फ़ायदा होगा या फिर आप देखेंगे कि MIM का फ़ायदा होगा? किसका फ़ायदा होगा? BRS का फ़ायदा होगा? किसका फ़ायदा होगा? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दाल में कुछ काला है और ऐसे में आपको बता दूं कि दाल को ही फेंक देना चाहिए क्योंकि जब किसी चीज़ में जहर आ जाता है तो उसको ज़ाय करना ही इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको बता दूं एक बात सुदर्शन रेड्डी ने ये बात भी कही है कि अगर किसी वोटर के नाम 2 हलकों में पाए जाएँ, 2 मकामात पर पाए जाएँ तो उसे 1 साल की सज़ा दी जाएगी। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस तरह के नामों को निकालने के लिए DAC सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि स्पेलिंग की बात भी कीजिए। अब हिज्जों की बात करते हैं नामों में। आप तेलुगु लिस्ट में देखिए कि तेलुगु लिस्ट में नाम बिल्कुल सही आ रहा है, अंग्रेज़ी में वो नाम गलत लिख रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है और उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एक अहम बात यह है कि अगर 1 साल की सज़ा
आप 2 इलाकों में या 2 हलकों में नाम रहने पर वोटर को देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सज़ा देनी चाहिए कि वो हिज्जे जो हुए हैं, हिज्जों में जो गलतियां की गई हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं नामों में, उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो उस पर क्या जुर्माना आयद नहीं किया जाना चाहिए? क्या अदालतों को आज खुद नोटिस लेते हुए, सो मोटो एक्शन लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है। तो मेरा नाज़रीन आपको बताना ये है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इसमें इंसाफ किया जाना चाहिए। अब तेलंगाना में 89 लाख वोटरों के नाम अगर नोटिस जारी की जा रही है सिर्फ उनके नामों में गलतियों की वजह से या फिर दूसरे वजूहात की वजह से, तो अब कितने लोगों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ किए जाएंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और आप देखेंगे 24 जुलाई के बाद आपको पता चल जाएगा। ये एक अहम खबर है नाज़रीन। और नाज़रीन ये तो रही SIR के बारे में, लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं कि रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान ने 3 या 4 महीने पहले ही SIR से मुतालिक अवाम बिलखुसूस मुसलमानों में शऊर बेदार करने की खातिर दफ्तर रोज़नामा सियासत में हेल्प डेस्क कायम किया। और आज ये हाल है कि हर रोज़ 300 से लेकर 500 मर्द व ख़वातीन दफ्तर रोज़नामा सियासत आते हैं और SIR के मामले में हमारे हेल्प डेस्क से पूरी मदद हासिल करते हैं। और हमारा जो हेल्प डेस्क है, सियासत का हेल्प डेस्क, वो पूरी तरह इनकी रहनुमाई भी कर रहा है। और आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर जो इनुमरेशन फॉर्म है उससे पुर करना आवाम के लिए एक अजीब व गरीब एक्सरसाइज लग रही है। तो ऐसे में यहाँ पर दफ्तर रोज़नामा सियासत में उनकी रहनुमाई भी भरपूर अंदाज में की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन ये हो गया है। और दूसरी अहम खबर हम आपको लिए चलते हैं, वो है हैदराबाद और तिलमरगिरी के साथ साथ मलकाजगिरी और सैबराबाद, ये 3 जो है बल्दियात तश्कील देने का हुकूमत ने ऐलान किया और सिलसिले में जियो भी जारी कर दिया गया। लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि 3 बल्दी कॉरपोरेशन के डिवीजन्स की तादाद 300 से बढ़ाकर 400 कर दी जाएगी। यानी इस बात का फैसला किया गया। ग्रेटर हैदराबाद यानी GHMC में 200 डिवीजन्स होंगे, सैबराबाद और मलकाजगिरी में 100 डिवीजन्स होंगे। तो ये आप देखेंगे कि इससे भी फ़ायदा किसको होगा? क्या इससे फ़ायदा BJP को होगा? ये सोचने वाली बात है। या कांग्रेस को होगा? ये सोचने वाली बात है। वैसे भी कांग्रेस में दाखिली इख्तलाफात हालिया अरसे के दौरान नुक्ते उरूज पर पहुंच गए हैं। आपने देखा कि किस तरह सूर्यापेट में कांग्रेस के 2 मुतहारिब ग्रुपों ने लड़ाई की, 9 या 13 अफराद ज़ख्मी हुए थे। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर कांग्रेस क़यादत को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन आपको ये बता दें कि जहाँ तक SIR का सवाल है, यकीन मानिए कि आप अपने पड़ोसियों की, अपने दोस्त अहबाब की, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों बहनों की ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये बहुत अहम काम है। आपने देखा कि अगर SIR में आपका नाम नहीं आता है तो फिर समझिए कि आपको जो सरकारी, ख़ासतौर पर BJP ज़ेर-इक़्तिदार रियासतों में जो सरकारी स्कीमात है या बहबूदी स्कीमात है उससे महरूम कर दिया जा रहा है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है तेलंगाना के, उन्होंने कहा है कि वोट की अदम मौजूदगी पर फलाही स्कीमात का फ़ायदा मिलेगा या नहीं ये हुकूमत फ़ैसला करेगी। तो बहरहाल ये तो खबर रही है। आप चौकस रहिए, आप अलर्ट रहिए। जिस तरह आज महकमा मौसमियात बारिश की पेशकशी करते हुए आवाम के लिए अलर्ट जारी करता है, हम भी आपको अलर्ट करना चाहते हैं, आप में शऊर बेदार करना चाहते हैं और आपको बताते हैं कि आप सिर्फ खामोश मत बैठिए, चौकस रहिए SIR के बारे में और फौरी तौर पर इनुमरेशन फॉर्म जो है वो फिल करके या फिल करवा कर, पुर करके या पुर करवा कर वो BLO के हवाले कर दें। तो बहरहाल नाज़रीन 2 फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे, एक फॉर्म उसके हवाले करें BLO के और एक अपने पास रखें। नाज़रीन आपको लिए चलते हैं, आपने मर्द और औरत के दरमियान शादी के बारे में सुना होगा, लेकिन हालिया अरसे के दौरान ऐसी भी खबरें आ रही हैं, वो भी आपने सुनी हैं। वो खबरें हैं मर्द भी शादी करने लगे हैं, औरत भी शादी करने लगे हैं और बड़े पैमाने पर, ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक तो ये आम ममालिक में तो आम हो गया है, हमारे मुल्क में भी ये आम हो गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करवा लें तो आप बग़ैर शादी के लड़का लड़की, मर्द और ख़वातीन जो है, खातून जो है वो एक साथ रह सकते हैं। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, यानी हरामकारी आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, दूसरी शादी नहीं कर सकते आप। हरामकारी दुनिया के कर लीजिए, गर्लफ्रेंड्स को बदल दीजिए, लिव इन रिलेशनशिप के तहत एक नहीं कई औरतों के साथ रहिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो है वो आपको रजिस्टर्ड करवानी होगी। तो बहरहाल हम आपको बताते
हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि मर्द मर्द के दरमियान और औरत के साथ शादियां हो रही हैं। तो ऐसे में अब आपको बता दूं कि अब ये दौर चूँकि कंप्यूटर का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और रोबोट्स का दौर है। और मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि आने वाले दिनों में अब जो फ़ौज है वो फ़ौज नहीं उतरेगी मैदान जंग में, बल्कि रोबोट्स उतरेंगे और रोबोट्स के ज़रिए ही आपको बता दूं कि या ड्रोन्स के ज़रिए ही दुश्मन ममालिक एक दूसरे को निशाना बनाएंगे। तो बहरहाल शादी की जब बात हो रही है तो हम आपको लिए चलते हैं मास्को, यानी रूस के मास्को लिए चलते हैं, जहाँ पर रोबोट फर्स्ट दुनिया की पहली रोबोट वेडिंग यानी रोबोट्स के दरमियान दुनिया पहली शादी का एहतमाम किया गया, यानी ह्यूमनॉइड रोबोट्स की वहाँ शादी की गई। एआई पावर्ड रोबोट, दो एआई पावर्ड जो है रोबोट को वहाँ मुतारिफ किया गया। एक तो एक नाम है रॉबर्ट और दूसरे का मलिल्डा। रॉबर्ट और मलिल्डा की शादी हुई बाज़ाब्ता और इनको रोबोट स्पाउसेस करार दिया गया, यानी रोबोट मियाँ बीवी करार दिया गया है। और आपको ये बता दूं कि मास्को की एक मशहूर मारूफ लाइब्रेरी है, पुस्किन लाइब्रेरी में ये शादी की तकरीब अंजाम पाई। अब अंदाज़ा कि आगे आगे क्या होता है। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि रोबोट्स आपका दिल भी बहला रहे हैं। कई ममालिक, खासतौर चीन है, जनूबी कोरिया है और दूसरे ममालिक है, वहाँ जापान वगैरह, वहाँ पर रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स तख्लीक कर दिए गए हैं जो आप के गर्लफ्रेंड का, आपके बॉयफ्रेंड का किरदार अदा करते हैं। इवन आप देखेंगे कि आपके खादिम का भी वो किरदार अदा करते हैं, डॉक्टर का किरदार अदा करते हैं, नर्स का किरदार अदा करते हैं। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जब कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ, कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा किस तरह रोबोट्स को अस्पतालों में मरीज़ों तक पहुँचने, उन तक दवाएँ पहुँचाने, उन तक खाने पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि दुनिया भर में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स काम कर रही हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर रोबोट्स वेटर्स और वेटरेस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये दौर ऐसा लगता है कि रोबोट्स है। और दूसरी तरफ ड्रोन्स का भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और ज़िंदगी के हर शोबे में, ख़ास तौर पर ज़रूरी शोबे में, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर का जो शोबा है उसमें ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, अद्वियात पहुँचाने के लिए, यहाँ तक कि इंसानी जो आज़ा होते हैं, ह्यूमन जो आर्गन होते हैं, वो पहुँचाने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दुनिया तरक्की कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरक्की का सवाल है, तरक्की के साथ कुछ ख़तरनाक चीज़ें भी आती हैं और उससे बचना हमारा फ़र्ज़ बनता है और यही काम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं अमेरिका में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर ईरान मुझे कत्ल करता है और क्योंकि ईरान मेरे कत्ल के पीछे है और यानी मुझे कत्ल करना चाहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान मेरा कत्ल करता है तो अमेरिका ईरान को तबाह करके रख देगा। तो बहरहाल ये ट्रंप है, ट्रंप अजीबोगरीब बातें करते हैं और उनकी बातों पर अब कोई एतबार भी नहीं कर रहा है। ईरानी हुकूमत तो दूर की बात है, दुनिया भर में लोग भी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो ईरान को कई मरतबा धमकी दे चुके हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि आप कह रहे हैं कि अगर ईरान मुझे कत्ल करेगा तो हम अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी, सैयद अली ख़ामेनी का जो कत्ल किया गया है अमेरिका और इसराइल ने किया है, सारी दुनिया जानती है। तो फिर इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? क्या इनको सज़ा नहीं दी जानी चाहिए? जबकि ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान मेरा कत्ल करता है तो ये अमेरिका उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। तो फिर अमेरिका का और इसराइल का क्या करना चाहिए? ये भी एक सवाल पैदा होता है और हर ईरानी ये सवाल पूछ रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जुलूस जनाजा और नमाज जनाजा में, चाहे वो ईरान तेहरान की बात हो या क़ुम की बात हो, फिर नजब अशरफ की बात हो या इराक़ में करबला मौला की बात हो या फिर मस्जिद मुक़द्दस की बात हो, इन मुक़ामात पर आप देखेंगे जुलूस जनाजा, नमाज जनाजा में कितने लोग शरीक हुए। 4,60,00,000 लोग जो है वो जुलूस जनाजा में शरीक हुए और अमेरिका हैरान रह गया, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप हैरान रह गए कि आखिर इतने चाहत, इतनी मोहब्बत ईरानी कौम अपनी सुप्रीम लीडर से कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हालांकि मेरे ख्याल में मैं यही समझता रहा कि लोग उनसे
नफरत करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ट्रंप कहते हैं कि अगर मेरा कत्ल ईरान करता है तो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना चाहिए। तो फिर अमेरिका और इसराइल ने जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कत्ल किया तो उसकी सज़ा क्या देनी चाहिए, ये भी एक सवाल है। ट्रंप का दावा है कि कम अज़ कम 1000 मिसाइल जो है पहले से ही इस्लामी जमहूरिया ईरान पर निशाना साधे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस बारे में हम खबर ख्याल में खुलासा करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।